अगर नरेंद्र मोदी जी को नेता चुन लिया गया है एनडीए का, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही वहां पर चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दोनों ने प्रधानमंत्री की तारीफ करी, लेकिन अपना एजेंडा जेडीयू ने पहले ही रख दिया। चाहे वो अग्निवीर स्कीम को दोबारा से विचार करने की बात हो, कास्ट सेंसस की बात हो, और यूसीसी तक की बातें सामने रख दी हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अब ये देखना पड़ेगा कि ये इनका सो कॉल्ड जो कोएलिशन अलायंस है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आगे देखें, जो एक तरफा कहानी चलती थी इनकी, और कृपया इनको तीसरा मोदी 3 मत कहिए। अब ये एनडीए 3 है, क्योंकि अकेले भाजपा को बिल्कुल इनको बहुमत नहीं मिला है, और इनका अलायंस जो है इनको घसीट के आप कहो तो, लेकिन अगर आप सही उसमें देखेंगे तो देश ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के ब्रांड को और भाजपा की विचारधारा को नकारा है। असली बात ये है देखने की। अब आगे समय बताएगा क्या कैसे होगा, और ये आपस में क्या अपना कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे और क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, ये हम देखेंगे और देश देखेगा। हम कुछ दल जो इंडिया ब्लॉक के भी हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी, अखिलेश यादव से वो रीच आउट कर रहे हैं कि वो जाएं, चंद्रबाबू नायडू से बात करें। हालांकि जब एनडीए की मीटिंग हो जाती है तो इन बातों का कोई मायना पॉलिटिकली नहीं दिखाई देता, प्रैक्टिकली नहीं दिखाई देता, लेकिन एक इच्छा जरूर है जो इंडिया ब्लॉक के भी सहयोगी दल हैं, ये दिखाई देती है कि उनकी भी इच्छा है कि एक कोशिश की जाए कि सरकार बनाने की, कहीं से बात करके, उन दलों से बात करके। तो इसको कैसे देखिए, इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग हुई है और सभी इस चीज को देख रहे हैं, और हमारे पार्टी, हमारे शीर्ष नेता इन सब बातों को देखेंगे और उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। एक नंबर जो है विपक्ष का भी अब बढ़ गया है, और विपक्ष भी अब एक तरफ जो है मजबूत स्थिति में है एज फार एज सीट की हम बात करें तो क्या माना जाए कि अब जो संसद में जो बात उठेंगी और पुरजोर तरीके से उठेंगी, क्योंकि सीधे तौर पे ट्रेलर जो है राहुल गांधी ने दिया कल और कहा कि जो 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों पे ही आरोप लगाए। बीजेपी की तरफ से पलटवार आया कि ये तो उल्टा फायदा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, महंगा खरीदा था और सस्ता बेच के गए हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। ऐसा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ऑल टाइम लो पर है, तो उसकी तो बात ना करें। राहुल जी ने जो बात कही है उस बात का जवाब दें ना। कैसे ये हुआ, कैसे ये स्कैम होने दिया, इसमें क्या कौन प्लेयर्स थे, और कैसे ये सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया गया, और देश में जो इतना एक दिन में आपने इतना घाटा करवाया सेंसेक्स के माध्यम से, उस पर जांच बिल्कुल राहुल जी जो मांग कर रहे हैं, हम तो, हमारी पार्टी राहुल जी के हम साथ हैं। जांच होना चाहिए, देशवासियों को पता चले कि कैसे खेल खेले जा रहे हैं, पैसे की गेम देश के सामने कैसे खेली जा रही है। मुखर आवाज बनने पर है राहुल गांधी, आपको लगता है कि उनको आवाज संसद में भी बनना चाहिए? एलओपी लीडर अपोजिशन, हमारे लीडर हैं वो, उनको एलओपी बनना चाहिए। अब हम आखिरी सवाल आपसे, आपकी राज्य के बारे में बात करना चाहूंगा। 10 लोकसभा सीटें थी, 5 कांग्रेस के खाते में आई हैं, 5 नहीं आ पाई, बड़े क्लोज मार्जिन से रही। क्या वजह रही कि जब एकदम ये लग रहा था कि बिल्कुल 7 सीट 9 सीट आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन आते आते वो आंकड़ा 5 पर रह गया? कुछ बातें तो हैं, अगर टिकट वितरण में थोड़ा और ढंग से हो जाता, सही फीडबैक दिया जाता हाईकमांड को, तो हम सारी सीट भी जीत सकते थे। क्योंकि मैम इसलिए भी बात इम्पोर्टेंट है, इसी साल में अब चंद महीने ही बचे हैं जब विधानसभा चुनाव होने हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर थे, जो सीएलपी लीडर भी हैं, बाकी सांसद वहां थे। ये बताया गया कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है और आज की डेट पे हम 46 विधानसभाएं जीत रहे हैं। वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन आज के दिन हमको इस चुनौती को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारा जवाब प्रदेशवासियों के सामने होना चाहिए कि अभी भी बराबरी पर वोट शेयर पड़ा है, तो हमको आगे बढ़ना है। स्टेट में, राज्य में हमको अपना काम करना है, और हम केवल
परिवार पोषण ना करें और वर्करों की, पार्टी के और जनता, हरियाणा की जनता के बारे में सोचें। उनके लिए हमारी जवाबदेही सबसे पहले।